हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भौतिकी और ये है लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे गति के दूसरे चैप्टर को। इसके पहले वीडियो में मैं गति का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं और वो था लेक्चर नंबर 9। तो इस संख्या को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं, यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो कॉर्नर पे दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इस स्लाइड से शुरू कर रहा हूं और पिछला एक छोटा सा रिवीजन भी इसके साथ में करवा दूंगा। फिर मैं इस स्लाइड को वापस एक बार लूंगा जिससे हमें बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन की। देखिए विस्थापन क्या होता है, चली गई लंबाई, जितनी भी आप लंबाई चल रहे हैं दिशा के साथ में, उसे हम विस्थापन कहते हैं। पिछला वीडियो में बता चुका हूं अच्छे से, मैं यहां पर सिर्फ एक रिवाइज करवा रहा हूं। तो विस्थापन यानी चली गई लंबाई दिशा के साथ में। अब वेग क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। यदि इस विस्थापन में मैं परिवर्तन की बात करूंगा, देखिए यहां लिखा हुआ है विस्थापन में परिवर्तन बटा समय की यदि मैं बात करूंगा तो वह वेग हो जाएगा। मतलब वेग की परिभाषा विस्थापन के परिवर्तन पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं तीसरी परिभाषा की, त्वरण। तो देखिए ये वेग हम आ चुके हैं वेग की परिभाषा पे। अब वेग में यदि हम परिवर्तन की बात करेंगे और बटा समय की बात करेंगे, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय जो होता है वह त्वरण की परिभाषा होता है। इस प्रकार से उल्टा जाने पर ध्यान से समझिए, त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, वेग में परिवर्तन पर। वेग किस पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन में परिवर्तन पर। इसका मतलब यहां पर जब विस्थापन होगा तभी वेग में परिवर्तन होगा और जब वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण की परिभाषा आएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्रम बता दिया कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। इसी क्रम को आप आगे ध्यान रखेंगे तो मैं आपको एक बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी यानी वेग और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बीच में एक फेज डायग्राम समझाऊंगा जो एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम्स तक में पूछा जाता है। चलिए अब हम कुछ ग्राफ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो ग्राफ है वह डिस्टेंस और टाइम के बीच में है, यानी दूरी और समय के बीच में है, जबकि कंडीशन होगी यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड यानी नियत वेग। नियत वेग का मतलब हो जाएगा जब वेग नियत होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, तब इस ग्राफ को आप याद रख लीजिए। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि यदि वेग नियत है तो डिस्टेंस यानी दूरी और समय के बीच में निम्न ग्राफ में से कौन सा सही होगा, तो आपको इस ग्राफ को पहचानना है। अब ये पहचानते कैसे हैं, ध्यान से समझिए। आपको इसे ऐसे पहचानना है, यहां पर ये जो यहां पर यदि मैं एक बिंदु लेता हूं, इस जगह पर एक बिंदु लेता हूं और एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींचता हूं और इसी बिंदु से एक आड़ी लाइन खींचता हूं, तो ये दोनों लाइनें जो है आपस में बराबर होगी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 11th 12th में साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, उनके लिए मैं ऐसा समझा रहा हूं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ सके कि आपको कैसे एक नंबर लेकर के आना है। तो यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जितनी ये लंबाई उतनी ही ये लंबाई। अब मैं इसका कारण बता देता हूं। हम जानते हैं कि चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है, यानी कि दूरी और समय का यदि अनुपात कांस्टेंट हो जाए तो चाल भी कांस्टेंट हो जाएगी। इस प्रकार से यदि मैंने कहा कि दूरी, यहां पर ये जो लाइन मैंने खींची थी ये 2 बिंदु पे थी और यहां पर भी 2 बिंदु है, तो हम कहेंगे कि दूरी भी 2 है, समय भी 2 है। इसका मतलब इसको काटा जाए तो 1 आएगा। इसी प्रकार से यदि मैं अगला बिंदु इस जगह लेता हूं और यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचता हूं और इस प्रकार से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, तो मैं देखूंगा कि ये दोनों लंबाइयां समान होगी। इस प्रकार से यदि ये 3 बिंदु है तो यहाँ पर भी 3 बिंदु प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये वाली जो लाइन है ये दूरी को दर्शा रही है, तो दूरी हो गई 3 और ये लाइन समय को दर्शा रही है, समय हो गया 3, तो यहाँ पर 3 मीटर बटा 3 सेकेंड, ये हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से चाल हो जाएगी 1 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आप किसी भी बिंदु पर यहां पर जाएंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से चाल कांस्टेंट हो गई। ये मैंने आपको इसका तर्क बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ समझते हैं। अगला ग्राफ है डिस्टेंस एंड टाइम, यानी दूरी और समय के बीच में, जबकि कंडीशन होनी चाहिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, यानी कि स्पीड जो होगी, चाल जो होगी वो अनियमित होगी। तो अब आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ये लाइन समय को दर्शा रही है, ये लाइन दूरी को दर्शा रही है। इस प्रकार से यदि इस बिंदु के ऊपर आप एक लाइन सीधी खींचते हैं और एक लाइन आड़ी खींचते हैं, आप सीधे देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है इस लंबाई से अलग है। इसका मतलब यदि मैं कहूं कि चाल बराबर दूरी
बटा समय। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं एक अंदाजे से कि ये जो लंबाई है ये दूरी को दर्शाएगी। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 4 हो गई, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी 3 ही होगी। इस प्रकार से दूरी जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, समय जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 3/4 1 कभी नहीं होता। इसका मतलब यह ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको इन ग्राफ्स को पहचानना है। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ समझते हैं। अगला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि फिर यह दूरी और समय के बीच ग्राफ है, जबकि कंडीशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई है। तो मान के चलिए ये जो लाइन है ये दूरी को दर्शाएगी और ये लाइन समय को दर्शाएगी। इस स्थिति में यदि मैंने यहाँ पर इस लाइन को खींचा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इतनी दूरी जो है वो निश्चित हो चुकी है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है। अब आप देखेंगे तो समय को आगे बढ़ाने पर आपको इसके बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप स्पीड और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा, जहां पर यह लाइन एकदम सीधी होगी, जो यह बताएगी कि कोई वस्तु, इसे इस उदाहरण से समझिए, यहाँ पर एक जमीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। ये पत्थर समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलेगा। इसका मतलब समय 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा हो जाए, लेकिन ये अपने स्थान या दूरी में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, जहां है वहीं पर पड़ा रहेगा। तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और उसके लिए डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो ग्राफ बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यानी कि पहले जो ग्राफ थे वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में थे, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी ने ले ली है और समय वहीं पर है जहां पर था। तो इस प्रकार से कंडीशन क्या लगेगी, किस कंडीशन में आपको यह ग्राफ बनाना है, व्हेन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब जब वेग नियत होगा यानी बदलेगा नहीं, तब आप ये ग्राफ बनाइएगा। यानी कि इसे एक और कंडीशन कहा जाता है जीरो एसेलरेशन। इसका मतलब एसेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको मैं बता देता हूं पहले आपको। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। इसका मतलब कंडीशन ये है कि वेग यानी कंडीशन ये है कि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब 0 होगा, और समय आप चाहे t ले लीजिए तो 0/t जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब जीरो एसेलरेशन। तो जब वेलोसिटी यानी वेग नियत होता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस स्थिति में त्वरण क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए ये जो यहां से यहां तक का गैप है, ये आपको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब ये गैप नहीं बदलेगा। इसका मतलब समय के आगे बढ़ने पर भी यहां पर गैप आपको समान दिखाई देगा, यानी वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट। इस स्थिति में आपको जब ये कंडीशन कही जाए और ये लाइनें कही जाए कि टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा कि इस प्रकार से आपको इस ग्राफ को याद रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन एसएससी 10+2 और सीजीएल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला ग्राफ पढ़ते हैं। देखिए अगला ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। फिर से मैंने कहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, और यूनिफॉर्म एसेलरेशन यानी कि एक समान नियत त्वरण के अनुसार आपको ये कंडीशन दी जाएगी। तब आपको कहा जाएगा कि नियत त्वरण के लिए ग्राफ बताइए, जबकि ग्राफ आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचना है। तो यहाँ पर ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। इस प्रकार से आप यूनिफॉर्म एसेलरेशन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। जब भी यूनिफॉर्म शब्द आता है तो लाइन हमेशा एकदम बीच में जाती है, जैसे पहला डायग्राम मैंने बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं इस बिंदु से यहाँ जितनी लाइन खींची, आड़ी लाइन भी उतनी ही आएगी, यानी इन दोनों की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म डायग्राम है। अब ध्यान से समझिए, एसेलरेशन किसके किसके बीच में आता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्म एसेलरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डायग्राम में आपको पहली ही स्लाइड में मैंने आपको यह डायग्राम बताया था। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब अभी तक मैंने जो भी डायग्राम बनाए हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर वेलोसिटी और टाइम के बीच में बताए हैं। कि यहाँ पर अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी यानी वेग और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बीच में फेस डायग्राम बनाना बता देता हूं। ध्यान से समझिए, मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको ये बताया था, सबसे पहले विस्थापन की परिभाषा आती है,
विस्थापन में परिवर्तन की यदि हम बात करें तो फिर आपको वेग की परिभाषा मिलती है, और यदि वेग में परिवर्तन की हम बात करें तो फिर आपको त्वरण मिलता है। इसका मतलब ये सभी राशियां एक दूसरे से बंधी हुई है। तो सबसे पहले हम विस्थापन की बात करते हैं। तो देखिए, यदि यहाँ पर मैं इस क्लॉक के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ 12 बजे के स्थान पर आप यहाँ पर विस्थापन मान लीजिए कि ये रहा विस्थापन। अब देखिए, विस्थापन में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहां से यहां तक यदि आपने विस्थापन को आगे बढ़ा दिया तो आपको मिलेगा वेग। ध्यान से समझिए, जो मैं कर रहा हूं एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से कर रहा हूं, तो यहां पर आपको मिलेगा वेग। और यदि वेग में आप परिवर्तन करते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको मिलेगा त्वरण। ये मैं इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो भी जिनका भी साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है वे अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। ध्यान से समझिए, विस्थापन से मिलेगा वेग, वेग से मिलेगा त्वरण। अब देखिए, यदि मैं 12 बजे की बात करूं तो 12 बजे को मैं यदि 0 डिग्री एंगल मानता हूं तो 3 बजे कितना एंगल हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री के? 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से यदि मैंने विस्थापन के लिए एक ऐसी लाइन खींची जिसको मैं 0 डिग्री कह रहा हूं तो उसके 90 डिग्री पर मुझे कौन मिलेगा? वेग मिलेगा, जो कि 90 डिग्री पर होगा। इस बात को याद रखना। तो 0 डिग्री पर हो गया विस्थापन, तो 90 डिग्री पर मुझे मिलेगा वेग। अब ध्यान से समझना, यदि वेग से मैं आगे बढ़ता हूं और इस लाइन को इस तरफ आगे की तरफ लेके जाता हूं तो फिर मैं 90 डिग्री आगे और बढ़ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? त्वरण। यानी वेग से आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? त्वरण। इस प्रकार से यहां तक का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए, ये छोटे से लॉजिक को यदि आप समझ जाएं तो आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आसानी से करते हुए आ जाएगा, जहां पर इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वेग तथा विस्थापन के बीच में निम्न में से कौन सा एक सही कोण दर्शाएगा? तो यहां पर याद रखिएगा, वेग और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का लॉग या कोण होता है। इसी प्रकार से विस्थापन और त्वरण के बीच में कोण पूछा जाएगा तो ध्यान से समझिए, 90 डिग्री का वेग तक पहुंचने के लिए और फिर 90 डिग्री तक का त्वरण पहुंचने के लिए, इस प्रकार से यहां तक का जो एंगल हो जाएगा वह 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से विस्थापन और त्वरण के बीच में जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए कि वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का ग्राफिकल एंगल होता है तो वो होता है 90 डिग्री का। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करवाए हैं बड़ी सरलता से। आप सीधे सीधे इसे इस घड़ी के स्वरूप में याद रख लीजिएगा। विस्थापन 0 डिग्री, उससे आगे बढ़ोगे 90 डिग्री तो वेग मिलेगा, वेग से 90 डिग्री आगे बढ़ोगे तो त्वरण मिलेगा, और यदि विस्थापन से सीधे 180 डिग्री आगे जाओगे तो त्वरण मिलेगा। तो मैंने इस प्रकार से सरलता से कोशिश करी है कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।